हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो हमारे मन में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आते हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर बहस का विषय बन जाता है कि क्या भारत की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में मौजूद है। भारत की आज़ादी किसी एक धर्म, एक जाति, एक भाषा या क्षेत्र की लड़ाई नहीं थी। ये करोड़ों भारतीयों के साझा संघर्ष की कहानी थी। अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग तरीकों और अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से अनगिनत लोगों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। इनमें अनेक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वर्षों तक जेल की यातनाएं सही, अपनी संपत्ति गंवाई और अपने परिवारों से दूर रहे। दुर्भाग्य से समय के साथ साथ कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध हो गए, जबकि कुछ ऐसे भी रहे जिनकी भूमिका अपेक्षाकृत कम चर्चा में रही। आज की इस विशेष वीडियो में हम ऐसे ही महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और संघर्ष व बलिदान को विस्तार से जानेंगे। चूंकि अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त भी आने वाला है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश बड़ी ही कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों के हाथों से मुक्त हुआ था, जिसे हम हर साल 15 अगस्त को पूरे देश में, भारत के कोने कोने में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारा मतलब किसी प्रकार की तुलना करना या किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को कम करके दिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतिहास के उन महत्वपूर्ण अध्यायों का सामने लाना है जिन्हें हर भारतीयों को जानना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं उन युवा क्रांतिकारियों से जिन्होंने 1857 से बहुत पहले ही अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। आपके मन में शायद नाम आ गए होंगे, ऐसे युवा क्रांतिकारी कौन लोग थे। सबसे पहले बात करते हैं नवाब सिराजुद्दौला की। जब भी भारत की आज़ादी की लड़ाई का जिक्र होता है तो अक्सर हमारे जहन में 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी, भगत सिंह या अशफाकुल्ला खान जैसे नाम आते हैं। लेकिन सत्ता के खिलाफ संघर्ष 1857 से बहुत पहले ही शुरू हो गए थे। शुरुआत में हम बात करेंगे दो ऐसे शासकों की जिन्होंने उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी, जब अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। ये दो नाम हैं सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान। सिराजुद्दौला कौन थे? सिराजुद्दौला बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब थे। 1756 में उन्होंने सत्ता संभाली। उस समय बंगाल भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत में आई थी, लेकिन धीरे धीरे वह राजनीतिक और सैन्य ताकत भी बनती जा रही थी। कंपनी किलों का निर्माण कर रही थी और अपनी सेना बढ़ा रही थी। सिराजुद्दौला को यह सब मंजूर नहीं था। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि बंगाल में अपनी मनमानी बंद करें, अंग्रेजों से टकराओ। जब अंग्रेजों ने नवाब की बात नहीं मानी तो सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर हमला कर दिया और कंपनी के कब्जे वाले पोर्ट विलियम पर नियंत्रण कर लिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अपनी ताकत बढ़ाई और नवाब के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा गया, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक साजिशें भी थीं। नवाब की सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन उनके कुछ प्रमुख सेनापति, खासकर सभी ने नाम सुना होगा, मीर जाफर, अंग्रेजों से मिल चुके थे। युद्ध के दौरान विश्वासघात हुआ और सिराजुद्दौला की हार हो गई। इतिहासकार मानते हैं कि प्लासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत कर दी। सिराजुद्दौला की विरासत, हालांकि सिराजुद्दौला युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने विदेशी सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका संघर्ष भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी विस्तारवाद के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोधों में गिना जाता है। अब ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजी हुकूमत के कई अधिकारी सतर्क हो जाते थे। एक ऐसा शासक जिसने अंग्रेजों के विस्तार को रोकने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया, जिसकी सेना ने नई सैन्य तकनीकों का उपयोग किया और जिसने आखिरी सांस तक युद्धभूमि नहीं छोड़ी। यह कहानी है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान के। बचपन अगर से बात किया जाए तो 20 नवंबर 1950 में कर्नाटक के देवनहल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया फतेह अली साहब टीपू। बाद में वही इतिहास में टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हुए। उनके पिता थे हैदर अली,
जो मैसूर राज्य के शक्तिशाली शासक थे। बचपन से ही टीपू सुल्तान को युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तोपखाने और प्रशासन की शिक्षा दी गई। कहा जाता है कि कम उम्र में ही वे कई भाषाएं सीख चुके थे और सैनिक रणनीतियों में गहरी रुचि रखते थे। पहली बार युद्ध का अनुभव किशोर अवस्था यानी बचपने में ही टीपू सुल्तान अपने पिता के साथ युद्ध अभियानों में जाने लगे। उन्होंने कम उम्र में अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के विरोध सैन्य अभियानों का अनुभव प्राप्त किया। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें एक कुशल सेनानायक बनाने में सहायक बना। अंग्रेजों से टकराव। उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, लेकिन दक्षिण भारत में मैसूर राज्य उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विस्तार का लगातार विरोध किया। इतिहास में इन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। कुल 4 बड़े युद्ध हुए। इन संघर्षों ने कई वर्षों तक अंग्रेजों की योजनाओं को प्रभावित किया। आधुनिक सैन्य तकनीक। दोस्तों, टीपू सुल्तान केवल बहादुर योद्धा ही नहीं थे, वे नई तकनीकों को अपनाने वाले शासक भी माने जाते हैं। उनकी सेना ने लोहे के खोल वाले रॉकेट का उपयोग किया। इतिहासकार मानते हैं कि इन रॉकेटों ने अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित किया और बाद में यूरोप में रॉकेट तकनीक के विकास पर भी उनका प्रभाव पड़ा। युद्ध में यह तकनीक उस समय काफी प्रभावशाली मानी जाती थी। प्रशासन और अर्थव्यवस्था। युद्ध के साथ साथ टीपू सुल्तान ने प्रशासनिक सुधारों पर भी काम किया। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की, विदेशी शक्तियों से संबंध बनाए, रेशम उद्योग और कुछ अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया ताकि अंग्रेजों का दबाव कम किया जा सके। मित्र देशों की तलाश। टीपू सुल्तान जानते थे कि अकेले अंग्रेजों से लड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उस समय की अन्य शक्तियों जैसे फ्रांस से संपर्क बनाए। उनका उद्देश्य अंग्रेजों के विरोध सहयोग प्राप्त करना था। यह उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी हिस्सा माना जाता है। अंतिम युद्ध। आखिरी लड़ाई साल था 1799। स्थान श्रीरंगपट्टनम। अंग्रेजों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मैसूर पर अंतिम बड़ा हमला किया। लड़ाई बेहद भीषण थी। टीपू सुल्तान के सामने आत्मसमर्पण का भी रास्ता था, लेकिन उन्होंने युद्ध जारी रखा। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वे युद्ध भूमि में मारे गए। उनकी मृत्यु के साथ दक्षिण भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रतिरोध समाप्त हो गया। उनका प्रसिद्ध कथन, टीपू सुल्तान से जुड़ा एक प्रसिद्ध कथन अक्सर बताया जाता है, सुनाया जाता है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हालांकि इतिहासकार इस कथन के मूल स्रोत पर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन यह वाक्य उनके साहस और संघर्ष की पहचान के रूप में व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। इतिहास में अलग अलग दृष्टिकोण। दोस्तों, टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व इतिहास में बहस का विषय भी रहा है। कुछ इतिहासकार उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले महान शासक और आधुनिक सोच वाले प्रशासक के रूप में देखते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार उनके शासन की कुछ नीतियों और अभियानों की आलोचना भी करते हैं। इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अलग अलग स्रोतों को पढ़ें और तथ्यों के आधार पर अपनी समझ विकसित करें। लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार का लंबे समय तक डटकर मुकाबला किया और युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए। हमें क्या सीख मिलती है? टीपू सुल्तान की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए साहस, तैयारी और नेतृत्व तीनों की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। यही कारण है कि उनका नाम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण योद्धाओं में लिया जाता है। किसी ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, किसी ने अपनी कलम से आजादी की मशाल जलाई और किसी ने युद्ध भूमि में अंग्रेजों से अंतिम सांस तक संघर्ष किया। लेकिन अब बारी है उस अंतिम मुगल सम्राट की, जिसे 1857 की क्रांति का प्रतीक बना दिया गया, जिसके बेटों की हत्या कर दी गई और जिसे अपने ही वतन से दूर निर्वासन में जीवन बिताना पड़ा। जरा कल्पना कीजिए, आपकी उम्र 82 साल हो, शरीर कमजोर हो चुका हो, आपको शायरी से प्यार हो, आप सत्ता की राजनीति से लगभग दूर हो चुके हो
और अचानक एक दिन हजारों सैनिक आपके महल के बाहर आकर खड़े हो जाएं। अब आप ही हमारे बादशाह हैं, आप ही इस लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। ये कहानी है भारत के आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की। यह केवल एक शासक नहीं थे, वे एक शायर थे, एक संवेदनशील इंसान थे और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी शासन के विरोध संघर्ष का एक प्रतीक बन गए। जन्म और प्रारंभिक जीवन 24 अक्टूबर 1775 दिल्ली के लाल किले में एक राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद। बाद में वे इतिहास में बहादुर शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब वे बड़े हुए तब तक मुगल साम्राज्य पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। दिल्ली में बादशाह का सम्मान तो था, लेकिन वास्तविक राजनीति शक्ति काफी कम हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। शायर बादशाह बहादुर शाह जफर को युद्ध से अधिक साहित्य, संगीत और सूफियाना परंपरा से लगाव था। वो स्वयं उर्दू के अच्छे शायर थे। दिल्ली का दरबार उस समय उर्दू साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उस दौर के बड़े शायर वहां आते थे। ज़ौक़, गालिब, मोमिन जैसे नाम उसी सांस्कृतिक वातावरण से जुड़े थे। लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 1857 की क्रांति। 10 मई 1857 मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बहादुर शाह जफर से अनुरोध किया कि वे इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करें। शुरुआत में वो हिचकिचाए। वे जानते थे कि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे विद्रोह का प्रतीक बन गए। उनके नाम पर फरमान जारी होने लगे। कई क्षेत्रों में विद्रोही सेनाओं ने उन्हें भारत का वैध सम्राट मानकर समर्थन दिया। यहीं से 1857 का विद्रोह एक बड़े राजनीतिक रूप में दिखाई देने लगा। दिल्ली की घेराबंदी। अंग्रेजों ने दिल्ली को दोबारा अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। कई महीनों तक भीषण लड़ाई चली। दिल्ली की गलियां युद्ध का मैदान बन गईं। आखिरकार सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक माना जाता है। बेटों की हत्या। जब बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हुए तब उनके बेटों को भी पकड़ लिया गया। ब्रिटिश अधिकारी मेजर विलियम हडसन ने उनके 3 शहजादों को गोली मार दी। इतिहास में दर्ज है कि उनके शव दिल्ली के खूनी दरवाजा के पास छोड़ दिए गए। ये घटना आज भी 1857 की सबसे दुखद घटनाओं में गिनी जाती है। एक बूढ़े पिता के सामने उसका परिवार बिखर चुका था, उसका साम्राज्य समाप्त हो चुका था और अब उनके सामने अपना मुकदमा था। मुकदमा अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पर राजद्रोह और विद्रोह का समर्थन करने के आरोप लगाए। लाल किले में ही उनका मुकदमा चला। उन्हें दोषी ठहराया गया। फांसी नहीं दी गई, लेकिन उनसे भी बड़ी सजा दी गई। उन्हें अपने ही देश से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया। रंगून का निर्वासन। बहादुर शाह जफर को परिवार के कुछ सदस्यों के साथ रंगून भेज दिया गया। आज यह शहर म्यांमार बर्मा में यांगून के नाम से जाना जाता है। वहीं एक छोटे से मकान में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। जो व्यक्ति कभी हिंदुस्तान का बादशाह कहलाता था, अब एक निर्वासित कैदी की तरह जीवन जी रहा था। वो शेर जिसने इतिहास में जगह बना ली। निर्वासन के दिनों में उन्होंने कई मार्मिक शेर लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध शेर आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। ये शेर केवल एक इंसान का दर्द नहीं था, यह उस दौर की टूटती हुई दुनिया का दर्द था। अंतिम समय 17 नवंबर 1862 रंगून में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। उन्हें वहीं दफना दिया गया। वर्षों तक उनकी कब्र भी सामान्य लोगों को ठीक से ज्ञात नहीं थी। आज उनकी मजार म्यांमार में मौजूद है, जहां भारत सहित अनेक देशों से के लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। इतिहास में उनका स्थान। दोस्तों, इतिहासकार इस बात पर अलग अलग राय रखते हैं कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर की वास्तविक सैन्य भूमिका कितनी थी, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि वे उस विद्रोह का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए थे। उनके नाम ने अलग अलग क्षेत्रों के विद्रोहियों को एक साझा पहचान दी थी। इसी कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनका नाम
सम्मान के साथ लिया जाता है। हमें क्या सीख मिलती है? बहादुर शाह जफर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी इतिहास किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण एक बड़े प्रतीक में बदल देता है। उन्होंने अपना अंतिम समय अपने वतन से दूर बिताया, लेकिन उनका नाम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में हमेशा दर्ज रहेगा। दोस्तों, एक तरफ थे अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया। दूसरी तरफ थे मौलाना आज़ाद, जिन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया। फिर आए खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने अहिंसा की ताकत दिखाई। बेगम हजरत महल, जिन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया। मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने कलम से क्रांति की आवाज़ बुलंद की। आगे इन सभी लोगों के बारे में विस्तार से बात होगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां। साल था 1900। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर में 22 अक्टूबर 1900 को एक बच्चे ने जन्म लिया। परिवार ने उसका नाम रखा अशफाक उल्लाह खान। उनका परिवार शिक्षित और सम्मानित माना जाता था। बचपन से ही अशफाक बुद्धिमान, साहसी और संवेदनशील स्वभाव के थे। उन्हें शायरी का भी शौक था और वे उर्दू साहित्य में गहरी रुचि रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपने आसपास की एक और सच्चाई देखी। अपना ही देश अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। उस दौर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूरे देश में असंतोष बढ़ रहा था। 1905 का बंग भंग, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और लगातार हो रहे दमन ने युवाओं के मन में आज़ादी की तीव्र इच्छा पैदा कर दी थी। अशफाक भी इन्हीं युवाओं में से थे। यही वो समय था जब उनकी मुलाकात एक ऐसे क्रांतिकारी वीर से हुई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती केवल दो व्यक्तियों की मित्रता नहीं थी, बल्कि यह भारत की साझा संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई। अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद दोनों का लक्ष्य एक था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। इस संगठन का उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं था, बल्कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्र भारत की स्थापना करना था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, संगठन के पास धन नहीं था। हथियार खरीदने, गुप्त ठिकाने बनाने और क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। इसी कारण संगठन के नेताओं ने एक साहसी योजना बनाई, जिसे इतिहास आज काकोरी कांड के नाम से जानता है। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर अंग्रेजी सरकार का धन अपने कब्जे में लिया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य निजी संपत्ति लूटना नहीं, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन जुटाना था। हालांकि इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार पूरी ताकत से क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गई। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक उल्लाह खां कुछ समय तक गिरफ्तारी से बचते रहे। बताया जाता है कि वे विदेश जाकर आगे की रणनीति बनाना चाहते थे, लेकिन एक परिचित की सूचना के बाद वे गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें कई तरह के प्रस्ताव दिए। कहा गया कि यदि वे अपने साथियों के बारे में जानकारी दे दें और सरकारी गवाह बन जाएं, तो उनकी जान बच सकती है। लेकिन अशफाक उल्लाह खां ने इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ विश्वासघात करने के बजाय मृत्यु को स्वीकार करना उचित समझा। यह निर्णय केवल एक क्रांतिकारी का नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले इंसान का निर्णय था। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद जेल वही दिन आ गया जब मात्र 27 वर्ष की आयु में नौजवान हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर लटक गया। इतिहास में दर्ज है कि अंतिम समय तक उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उनसे जुड़ा एक प्रसिद्ध कथन अक्सर बयान किया जाता है, मेरे हाथ किसी निर्दोष के खून से नहीं रंगे हैं, मेरा इंसाफ अब खुदा करेगा। आज भी इतिहासकार यह मानते हैं कि अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की मित्रता भारत की साझी विरासत का एक प्रेरक उदाहरण है। दोनों ने अलग अलग धार्मिक पहचान रखते हुए भी एक ही उद्देश्य, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
आज शाहजहांपुर से लेकर फैजाबाद, अब अयोध्या मंडल का हिस्सा तक उनके नाम पर स्मारक, संस्थान और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनकी शहादत केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की कहानी है जिसने अपने भविष्य से अधिक अपने देश के भविष्य को महत्व दिया। लेकिन दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां अकेले ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जिन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। अब हम बढ़ेंगे उस महान व्यक्तित्व की ओर जिन्होंने कलम से भी लड़ाई लड़ी, आंदोलन का नेतृत्व किया और आज़ाद भारत के शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे नेताओं की सूची बनाई जाए जिन्होंने तलवार नहीं बल्कि अपने विचारों, लेखनी और नेतृत्व से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। वे केवल एक इस्लामिक विद्वान नहीं थे, वे पत्रकार थे, लेखक थे, क्रांतिकारी विचारक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। लेकिन उनका सफ़र इतना आसान नहीं था। बचपन और शिक्षा 11 नवंबर 1888 मक्का शहर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे, जबकि उनकी माता का संबंध एक प्रतिष्ठित अरब परिवार से था। कुछ वर्षों बाद उनका परिवार भारत के कलकत्ता, आज जिसे कोलकाता कहा जाता है, वहां आ गया। बचपन से ही अबुल कलाम आज़ाद असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि जिस उम्र में बच्चे सामान्य शिक्षा लेते हैं, उस उम्र में उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, इस्लामी अध्ययन, दर्शन, गणित और इतिहास जैसे विषयों का गहरा अध्ययन कर लिया था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि लोग उन्हें देखकर आश्चर्य किया करते थे। इसी कारण उन्होंने अपने नाम के साथ आज़ाद शब्द जोड़ दिया। यह केवल एक उपनाम नहीं था, यह उनके स्वतंत्र विचारों का प्रतीक था। पत्रकारिता से अंग्रेजों को चुनौती। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में अंग्रेजी शासन मजबूत था, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समझ चुके थे कि केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से भी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। 1912 में उन्होंने एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया, अल हिलाल। यह अखबार बहुत कम समय में पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया। इसमें वे अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना किया करते थे, भारतीयों से एकजुट होने की अपील किया करते थे और राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले लेख लिखा करते थे। अंग्रेज सरकार को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने अखबार पर भारी जुर्माना लगाया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो अखबार बंद करवा दिया गया। लेकिन मौलाना आज़ाद रुके नहीं। उन्होंने दूसरा अखबार निकाला, अल बलाग। कुछ समय बाद उसे भी बंद कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया, लेकिन उनके विचारों को कैद नहीं किया जा सका। महात्मा गांधी से मुलाकात। 1919 के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता बन चुके थे। मौलाना आज़ाद ने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका मानना था कि यदि भारत के लोग एकजुट होकर अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करें तो स्वतंत्रता मार्ग तेज हो सकता है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्राएं की, हजारों सभाओं को संबोधित किया, लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने की अपील की। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस समय उनकी आयु केवल 35 वर्ष की थी। वे कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। यह केवल एक पद नहीं था, यह उस विश्वास का प्रमाण था जो देश के बड़े नेताओं को उनकी क्षमता पर था। बाद में 1940 से 1946 तक भी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वो समय था जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन और जेल। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। मौलाना आज़ाद भी गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने कई वर्षों तक जेल में कठिन परिस्थितियों में का सामना किया, लेकिन जेल में भी उन्होंने पढ़ना, लिखना और देश के भविष्य पर विचार करना नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था
कि अंग्रेजी शासन हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन भारत आवश्यक स्वतंत्र होगा। विभाजन के समय उनका दृष्टिकोण भारत की आज़ादी के साथ साथ देश के विभाजन का प्रश्न भी सामने आया। मौलाना आज़ाद उन प्रमुख नेताओं में से थे जो विभाजन के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि भारत की विविधता और एकता बनी रहे। हालांकि इतिहास ने अलग दिशा दिया और 1947 में भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने। विभाजन के समय उन्होंने लोगों से शांति, संयम और भाईचारे की अपील की। उनके भाषण आज भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेज माने जाते हैं। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, एक ऐसा भारत बनाना जहां शिक्षा केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि हर बच्चे तक पहुंचे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना या मजबूती की दिशा में काम हुआ, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों IIT की अवधारणा को बढ़ावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की दिशा में पहल तथा कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ी राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास को महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनका मानना था किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके स्कूलों में बैठने वाले बच्चे होते हैं। उनकी विरासत आज जब भारत में लाखों छात्र स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उस व्यवस्था की नींव रखने वालों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इसी सम्मान में हर वर्ष 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह केवल एक महान नेता को श्रद्धांजलि नहीं बल्कि शिक्षा के महत्व को याद करने का अवसर भी है। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बंदूक नहीं उठाई लेकिन उनकी कलम ने लाखों लोगों को जागृत किया। उन्होंने भाषण दिए, अखबार निकाले, जेल की यातनाएं झेली और आज़ाद भारत को शिक्षा की ऐसी दिशा दी जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। लेकिन भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक और ऐसा मुस्लिम नेता भी है जिसने बिना हथियार उठाए अंग्रेज़ों को चुनौती दी थी, जिसने पठानों को अहिंसा का रास्ता दिखाया, जिसे पूरी दुनिया सीमांत गांधी के नाम से जानती है। दोस्तों, जब भी अहिंसा की बात होती है तो सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम याद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे मुस्लिम नेता भी थे जिन्होंने उस समाज में अहिंसा का संदेश फैलाया जिसे पूरी दुनिया उसकी बहादुरी, युद्ध कौशल और बदले की परंपरा के लिए जानती थी। एक ऐसा इंसान जिसने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बंदूक नहीं बल्कि अनुशासन, सेवा और सत्य का रास्ता चुना, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हें दुनिया सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जानती है। बचपन और प्रारंभिक जीवन 17 फरवरी 1890 ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के उत्मनाज़ई गांव में एक समृद्ध पश्तून परिवार में उनका जन्म हुआ। आज यह इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है, लेकिन उस समय यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनके पिता बहराम खान अपने क्षेत्र के सम्मानित जमींदार थे। परिवार चाहता था कि गफ्फार खान अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने मिशन स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने का अवसर मिला। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी शासन केवल राजनीतिक नियंत्रण तक सीमित नहीं था, शिक्षा, प्रशासन और आर्थिक नीतियों के माध्यम से भी लोगों पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। उन्हें सबसे अधिक चिंता अपने समाज की अशिक्षा और पिछड़ेपन की थी। शिक्षा से बदलाव की शुरुआत। गफ्फार खान का मानना था कि किसी भी समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा को बदलना होगा। उन्होंने अपने क्षेत्र में स्कूल खोलने शुरू किए। यह काम अंग्रेजी प्रशासन को पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यदि लोग शिक्षित हो गए तो वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे। धीरे धीरे गफ्फार खान केवल एक समाज सुधारक नहीं रहे बल्कि ब्रिटिश शासन के आलोचक भी बन गए। खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1929 में उन्होंने एक अनोखा संगठन बनाया, खुदाई खिदमतगार, जिसका अर्थ है ईश्वर के सेवक। इसके सदस्यों ने लाल रंग के कपड़े पहने, इसलिए उन्हें रेड शर्ट्स भी कहा जाता है। लेकिन यह कोई सशस्त्र सेना नहीं थी। इनका उद्देश्य था समाज सेवा।
शिक्षा, अनुशासन और अहिंसक तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध। संगठन में शामिल होने वाले लोग एक शपथ लेते थे कि वे झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, समाज की सेवा करेंगे और अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। सोचिए, जिस क्षेत्र में बंदूक चलाना बहादुरी की निशानी माना जाता था, वहां हजारों लोगों को बिना हथियार संघर्ष के लिए तैयार करना कितना कठिन काम रहा होगा। अंग्रेजों का दमन जैसे जैसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन मजबूत होता गया, अंग्रेज सरकार की चिंता भी बढ़ती गई। हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गईं। 1930 में पेशावर के किस्सा खवानी बाजार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अंग्रेजी सैनिकों ने गोलियां तक चलाईं। इस घटना में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए। इतिहासकार इसे ब्रिटिश शासन के सबसे कठोर दमनकारी अभियानों में से एक मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे। महात्मा गांधी से संबंध खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी के बीच गहरा विश्वास था। दोनों का मानना था कि हिंसा अंततः और अधिक हिंसा को जन्म देती है। गफ्फार खान अक्सर कहा करते थे कि सच्ची बहादुरी अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में है। उनकी यही सोच उन्हें पूरे भारत में सम्मान दिलाती थी। इसी कारण लोगों ने उन्हें श्रीमान गांधी कहना शुरू कर दिया। जेल का लंबा जीवन। गफ्फार खान ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जेलों में बिताया। ब्रिटिश शासन के दौरान भी वे कई बार कैद किए गए। स्वतंत्रता के बाद जब उनका क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बना, तब भी उन्हें विभिन्न राजनीतिक कारणों से कई बार जेल जाना पड़ा। इस तरह उनका संघर्ष केवल ब्रिटिश शासन तक सीमित नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। विभाजन पर उनका दृष्टिकोण। 1947 में जब भारत का विभाजन तय हुआ तो गफ्फार खान इससे दुखी थे। वे चाहते थे कि लोगों के बीच भाईचारा बना रहे। उन्होंने अपने साथियों के सामने कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो उन्हें अकेला छोड़ दिया गया हो। हालांकि इतिहास ने अलग दिशा ली, लेकिन उन्होंने जीवन पर शांति, लोकतंत्र और मानवता की बात करना नहीं छोड़ा। भारत रत्न से सम्मान। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1987 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वे उन गिने चुने व्यक्तियों में हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, जबकि वे भारत के नागरिक नहीं थे। यह सम्मान इस बात का प्रतीक था कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भारत ने हमेशा आदर के साथ याद किया। उनकी सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान ने हमें ये सिखाया कि बहादुरी का अर्थ केवल हथियार उठाना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी अन्याय के सामने डटे रहना, अपने सिद्धांतों पर अटल रहना और हिंसा का जवाब भी संयम से देना होता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि स्वतंत्रता की लड़ाई अलग अलग रास्तों से लड़ी गई, लेकिन उद्देश्य एक ही था, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और लोगों के अधिकारों की रक्षा। दोस्तों, अगर अशफाक उल्लाह खान ने हमें बलिदान का अर्थ सिखाया, अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हमें शिक्षा और नेतृत्व की शक्ति दिखाई, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह भी बताया कि अहिंसा भी अत्याचार के विरोध एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। बेगम हजरत महल, वह वीरांगना जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को लखनऊ में चुनौती दी। दोस्तों, जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाओं का जिक्र होता है तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है, और यह बिल्कुल उचित भी है। लेकिन 1857 की उसी क्रांतिकारी में एक और ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला, सेना का नेतृत्व किया और आखिरी दम तक संघर्ष करती रहीं। उनका नाम था बेगम हजरत महल। वे केवल अवध की बेगम नहीं थीं, बल्कि संकट की घड़ी में एक ऐसी नेता बनकर उभरी जिसने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। अवध का इतिहास और अंग्रेजों की नीति। बेगम हजरत महल की कहानी समझने के लिए पहले उस समय के भारत को समझना जरूरी है। 19वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारतीय रियासतों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां का शासन ठीक नहीं चल रहा है और इसी आधार पर नवाब को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया। अवध की जनता इस फैसले से नाराज थी। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज केवल व्यापार करने नहीं आए थे, बल्कि पूरे भारत पर शासन करना चाहते हैं। कौन थी बेगम हजरत महल?
बेगम हजरत महल का प्रारंभिक जीवन बहुत साधारण था। कहा जाता है कि उनका मूल नाम मोहम्मदी खानम था। बाद में वे अवध के शाही परिवार का हिस्सा बनी और उन्हें बेगम हजरत महल की उपाधि मिली। जब नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया तब लखनऊ में नेतृत्व का बड़ा संकट पैदा हो गया। ऐसे समय में बेगम हजरत महल ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। 1857 की क्रांति और नेतृत्व। 1857 में मेरठ से शुरू हुआ सैनिक विद्रोह धीरे धीरे उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गया। जब विद्रोह की लपटें लखनऊ पहुंची तब बेगम हजरत महल ने इसे केवल सैनिक संघर्ष नहीं माना बल्कि अपने राज्य और जनता की रक्षा का प्रश्न समझा। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का शासक घोषित कर दिया, लेकिन वास्तविक नेतृत्व स्वयं अपने हाथ में रखा। उन्होंने स्थानीय जमींदारों, सैनिकों और जनता को संगठित किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों ने इस संघर्ष में भाग लिया। यही कारण है कि 1857 की क्रांति को कई इतिहासकार भारत का पहला व्यापक स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। लखनऊ की लड़ाई। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थानों की रक्षा के लिए सेनाओं का संगठन किया। उनके नेतृत्व में विद्रोही सेनाओं ने कुछ समय के लिए अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने केवल राजमहल में बैठकर आदेश नहीं दिए बल्कि रणनीति बनाने और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उस समय एक महिला द्वारा इतने बड़े सैन्य और राजनीतिक संघर्ष का नेतृत्व करना अपने आप में असाधारण माना जाता था। अंग्रेजों के प्रस्ताव और उनका इनकार। जैसे जैसे अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते गए, लखनऊ पर उनका दबाव भी बढ़ने लगा। कुछ विवरणों के अनुसार अंग्रेजों ने समझौते के रास्ते भी तलाशने की कोशिश की, लेकिन बेगम हजरत महल ने आसानी से झुकने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अन्याय के सामने आत्मसमर्पण करना आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। नेपाल की ओर प्रस्थान। आखिरकार अंग्रेजों ने भारी सैन्य बल के साथ लखनऊ पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया। बेगम हजरत महल को अपने साथियों के साथ पीछे हटना पड़ा। वे नेपाल चली गईं। कहा जाता है कि प्रारंभ में नेपाल के शासकों ने उन्हें शरण देने में संकोच किया, लेकिन बाद में उन्हें रहने की अनुमति मिल गई। उन्होंने निर्वासन का जीवन स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। अंतिम जीवन और विरासत। 1879 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में उनका निधन हुआ। आज भी उनकी कब्र वहीं स्थित है। भारत में भी उनके सम्मान में कई स्मारक, पार्क और संस्थान बनाए गए हैं। लखनऊ का बेगम हजरत महल पार्क उनकी याद दिलाता है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। इतिहासकार मानते हैं कि 1857 की क्रांति में उनका योगदान भारतीय महिलाओं के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमें क्या सीख मिलती है? बेगम हजरत महल की कहानी हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं आता, बल्कि साहस, दृढ़ निश्चय और जनता के विश्वास से आता है। जब पूरा राज्य संकट में था तब उन्होंने हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने यह साबित किया कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं ने भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जितनी पुरुषों ने। दोस्तों, अशफाकुल्लाह खान ने हमें बलिदान का अर्थ सिखाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा और नेतृत्व की शक्ति दिखाई। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अहिंसा का संदेश दिया और बेगम हजरत महल ने यह साबित कर दिया कि जब देश पर संकट आता है तो एक महिला भी पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। दोस्तों, अब हम जिस महान स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहे हैं, उनका व्यक्तित्व जितना अनोखा था उतना ही प्रेरणादायक भी। वे एक प्रसिद्ध शायर थे, पत्रकार थे, धार्मिक विद्वान थे, राजनीतिक नेता थे और सबसे बढ़कर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले निर्भीक योद्धा थे। उनका नाम था मौलाना हसरत मोहानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस समय अधिकांश नेता ब्रिटिश शासन के भीतर कुछ सुधारों की बात कर रहे थे, उस समय हसरत मोहानी खुलकर कह रहे थे, हमें आधी नहीं पूरी आज़ादी चाहिए। बचपन और शिक्षा। मौलाना हसरत मोहानी का जन्म 1 जनवरी 1875 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोहान कस्बे में हुआ। यही मोहान आगे चलकर उनके नाम का हिस्सा बन गया, हसरत मोहानी। बचपन से ही उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे अलीगढ़ के मोहम्मडन
एंगल ओरिएंटल कॉलेज पहुँचे, जो आगे चलकर बना था। यहीं उनकी लेखनी और राजनीतिक सोच को नई दिशा मिली। पत्रकारिता और अंग्रेज़ों से टकराव। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक उर्दू पत्रिका निकाली, उर्दू-ए-मुअल्ला। उस समय अखबार केवल समाचार नहीं छापते थे, बल्कि लोगों में राजनीतिक चेतना भी जगाते थे। मोहानी अपने लेखों में अंग्रेजी शासन के खुलकर आलोचना करते थे। वे लोगों से कहते थे, अगर देश को आज़ाद कराना है तो डर कर नहीं, बल्कि खुलकर आवाज़ उठानी होगी। उनके लेख इतने प्रभावशाली थे कि अंग्रेज सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया, उन्हें जेल भेज दिया गया, उनका प्रेस बंद कर दिया गया, लेकिन उनकी कलम नहीं रुकी। जेल की कठिन जिंदगी। दोस्तों, आज हम जेल की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेज़ों की जेलें केवल कैद करने की जगह नहीं थीं, वहाँ कैदियों से बेहद कठिन मेहनत करवाई जाती थी। मौलाना हसरत मोहानी से भी चक्की पिसवाई गई, कड़ी मेहनत करवाई गई, लेकिन उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा, अगर देश की आज़ादी की कीमत जेल है तो मैं ये कीमत खुशी खुशी चुकाऊंगा। यही कारण था कि वे कई बार जेल गए, लेकिन हर बार और अधिक दृढ़ होकर बाहर निकले। पूर्ण स्वराज की मांग। अब ज़रा इस घटना पर ध्यान दीजिए। साल था 1921। उस समय भारत के अधिकांश बड़े नेता अभी डोमिनियन स्टेट्स या सीमित शासन जैसी बातों पर विचार कर रहे थे, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी ने कांग्रेस के मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये विचार उस समय बहुत साहसिक माना जाता था। कुछ वर्षों बाद पूर्ण स्वराज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधिकारिक लक्ष्य बन गया। इसलिए इतिहासकार उन्हें उन शुरुआती नेताओं में गिनते हैं जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्पष्ट रूप से सामने रखा। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, सभी ने यह नारा सुना होगा, बहुत ही मशहूर व मारूफ नारा है। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद आज भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नारों में से एक है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार मौलाना हसरत मोहानी ने इस नारे का शुरुआती उपयोग किया था। बाद में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य क्रांतिकारियों ने इस पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। आज ये नारा केवल एक व्यक्ति का नारा नहीं, बल्कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। शायर जिनकी गज़ल आज भी जिंदा है। हसरत मोहानी केवल क्रांतिकारी नहीं थे, वे उर्दू के महान शायर भी थे। उनकी मशहूर गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। सोचिए, एक ही इंसान एक तरफ जेल की यातनाएं सह रहा है, दूसरी तरफ ऐसी शायरी लिख रहा है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सादगी भरा जीवन। मौलाना हसरत मोहानी का जीवन बेहद सादा था। उन्होंने कभी राजनीति को धन कमाने का माध्यम नहीं बनाया। वे साधारण कपड़े पहनते थे, सादा भोजन करते थे और हमेशा जनता के बीच रहते थे। उनके लिए पद से ज़्यादा सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। स्वतंत्र भारत के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भी उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। वे जनता के अधिकारों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते रहे। 13 मई 1951 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी शायरी, उनकी पत्रकारिता, उनकी जेल यातनाएं और उनकी देशभक्ति आज भी इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, मौलाना हसरत मोहानी हमें यह सिखाते हैं कि कलम और विचार भी उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं जितना तलवार। उन्होंने दिखाया कि एक लेखक, एक शायर और एक पत्रकार भी देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दे सकता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि यदि उद्देश्य बड़ा हो तो जेल, कठिनाइयाँ और संघर्ष भी इंसान का हौसला नहीं तोड़ सकते। बहरहाल, ये इतनी काफ़ी लंबी वीडियो में मैंने कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप लोगों को बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर से पसंद आए और मेरी मेहनत को देखते हुए इतनी लॉन्ग वीडियो बनाना, इतना लगातार बोलना भी कोई मामूली बात नहीं है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं अपनी राय और मेरे चैनल पॉलिटिकल फंडा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय।